सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं आपका मेजबान अनीस अंसार। खबरों की झलकियां। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी संग मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी ने विपक्ष के वोट चोरी आरोप खारिज किए। म्यांमार का ऐतिहासिक गोटे पुल टूट गया। कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला, आग लगी लेकिन विकिरण सामान्य। यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस पर शांति और हिम्मत का संदेश दिया। इसराइल में गजा युद्ध विराम की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उत्तर कोरिया ने नई मिसाइलें सफलतापूर्वक परीक्षण की। पाकिस्तान के इसहाक डार ने बांग्लादेश दौरे में 1971 के मुद्दे उठाए। यमन में इस्राएली बमबारी, तेल संयंत्र और राष्ट्रपति पैलेस को निशाना बनाया। पहली बड़ी खबर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत और पक्षपाती रवैये का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विपक्ष की शिकायतों पर तुरंत शपथ पत्र मांगा जाता है, जबकि बीजेपी नेताओं से ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने साफ किया कि यह नियम कानून पुराना है और सब पर बराबर लागू होता है, यानी मामला सिर्फ आरोप और जवाब का है, लेकिन इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राजनीतिक बहस और गहराई है। दूसरी तरफ देखिए, रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा को उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिली थीं, तब किसी ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया। उनका कहना है कि विपक्ष जनता का फैसला मानने के बजाय चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर हार की जिम्मेदारी से बचना चाहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार के शांत राज्य में बना ऐतिहासिक गोटेक पुल अब बारूदी सुरंगों की वजह से आंशिक रूप से टूट गया है। करीब 10 मीटर हिस्सा गिर जाने से ये 100 साल से ज्यादा पुराना पुल, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेसल पुल माना जाता था, अब खतरे में है। यह इलाका पहले से ही सेना और बागियों के बीच टकराव का मैदान है, इसलिए पुल का नुकसान वहां की नाजुक हालात को और मुश्किल बना सकता है। अगली खबर देखिए। रूस के कुर्स्क स्थित परमाणु संयंत्र पर हुए ड्रोन हमले में आग लगने और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई, लेकिन विकिरण का स्तर सामान्य रहा और कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना ऐसे समय हुई जब यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फिर से अपील की है कि युद्ध के दौरान परमाणु स्थलों के आसपास अधिकतम सावधानी बरती जाए। यूक्रेन ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि यह वही इलाका है जहां पहले उसने रूस के खिलाफ अप्रत्याशित सैन्य कार्रवाई की थी। वहीं एक खबर और लेते हैं। यूक्रेन ने स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया को संदेश दिया कि वह हार मानने वाला नहीं, बल्कि लड़ने वाला देश है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगियों की मदद से स्थायी शांति लाने का भरोसा जताया और राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई नेताओं की बधाइयां स्वीकार की। ट्रंप ने भी युद्ध के समाधान के लिए बातचीत का समर्थन किया। यानी स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन ने एक तरफ अपने जज्बे को दिखाया, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के सहारे युद्ध खत्म करने की उम्मीद भी जताई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसराइल में गजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेना के हमले और कब्जे से बचे हुए बंधकों की जिंदगी खतरे में है। पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंज ने भी कहा कि बंधकों की रिहाई सबसे अहम है और इसके लिए अस्थायी राष्ट्रीय एकता सरकार बनाई जानी चाहिए। गजा में हालात गंभीर हैं। पिछले 24 घंटों में हमलों और कुपोषण की वजह से 60 से ज्यादा लोग मरे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे मानवता की विफलता बताया और तुरंत युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पहुंचाने की अपील की है। इस बीच प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन उन दक्षिणपंथी सदस्यों पर निर्भर है जो हमास के साथ किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। इस तरह गजा में हालात गंभीर हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। एक और खबर लेते हैं। उत्तर कोरिया ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम बताया गया है। परीक्षण किम जोंग उन की निगरानी में हुआ और सरकारी मीडिया ने इसमें इस्तेमाल की गई विशेष तकनीक और बेहतरीन युद्ध क्षमता की बात कही।
यह घटना ऐसे समय हुई जब दक्षिण कोरिया ने सीमा पार करने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई की, जिसे संयुक्त राष्ट्र कमान ने भी पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने 13 साल बांग्लादेश का दौरा किया और 1971 के युद्ध से जुड़े माफी के मुद्दे को उठाया। दोनों देशों ने ऐतिहासिक मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने पर सहमति जताई और कई समझौते और MOU पर हस्ताक्षर किए। डार ने छात्र आंदोलन की पार्टी NCP के नेताओं से भी मुलाकात की, जो शेख हसीना की सरकार के पतन से जुड़ा है। अगली बड़ी खबर मध्य पूर्व से देखिए। इस्राएली सेना ने यमन की राजधानी सना पर संडे को बमबारी की। हमले का लक्ष्य तेल संयंत्र, बिजली घर, राष्ट्रपति पैलेस और पास का एक सैन्य परिसर बताया गया है। हौथियों से जुड़े अल मसीराह ने कहा कि तेल और बिजली के स्थलों पर हमला किया गया। यह हमला गाजा में युद्ध के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ने के समय हुआ है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ मौजूदा हालात का समाधान नहीं है और ईरान कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों के साथ ईरान का परमाणु कार्यक्रम विवादित बना हुआ है। जून में इसराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर बमबारी की थी, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता निलंबित कर दी। ईरान और यूरोप के नेता अगले हफ्ते परमाणु कार्यक्रम पर मुलाकात करेंगे, लेकिन इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं होगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु वार्ता के लिए वापस तैयार नहीं होता तो वे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू कर सकते हैं। अगली खबरों के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा।